पियोवॉल ने अपने इकलौते दोस्त को खो दिया और इस दिन के बाद से पियोवॉल का असली जर्नी शुरू होता है। अब देखना ये है क्या वो लोग जिन लोगों ने मारा था पियोवॉल के दोस्त को, वो लोग पियोवॉल जैसे एक मॉन्स्टर को रोक सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों आज से हम कवर करेंगे रीपर ऑफ द ड्रिफ्टिंग मून सीजन 3। तो चलो शुरू करते हैं पार्ट 1। ये एक ऐसी कहावत है जिसे हम अक्सर सुनते हैं, अगर मुरिम के बीच में से बर्फीली ठंडी हवाएं नहीं चलती तो वो क्या सच में मुरिम भी है। सड़कों पर या मुरिम के अंदर चाकू से लोगों को रास्ते पर मार दिया जाना ये हमेशा से ही होता आया है। हालांकि असली मुद्दा हमेशा यही होता है कि कौन मरता है और उसे कौन मारा है और ये किसकी लाश है। ये आप लोग देखकर ही समझ गए होगे, नहीं समझे होगे तो आगे चल के पता चलेगा हमें। हम देखते हैं उस जगह पर जहाँ पर पियोवॉल है, द क्रिम्सन क्रॉप्स। पियोवॉल इस घर के अंदर बैठा हुआ है चेयर पर, उसके हाथ में एक लेटर रहता है, उस लेटर को खोला ही रहता है पढ़ने के लिए और इसमें पहला ही शब्द लिखा रहता है, मेरे प्यारे दोस्त। इतना पढ़ने के बाद ही पियोवॉल उस लेटर को पढ़ना ही छोड़ देता है। बोलता है क्या ये इस चीज से अब तक थका नहीं, आखिर में ये किसे दोस्त बोल रहा है। तभी दरवाजा खोलकर आता है सोमा। बोलता है हे बिग ब्रो, क्या तुमने मुझे बुलाया। पियोवॉल कुछ भी बोलता नहीं, ऐसे ही बैठा रहता है सोचते हुए। सोमा पियोवॉल को देखकर बोलता है हाँ एक और लेटर, वो आजकल तुम्हें कुछ ज्यादा ही लेटर लिख रहा है। पियोवॉल उस लेटर को वही टेबल पर रख देता है, खड़े होकर कहीं जाते हुए बोलता है मैं जा रहा हूँ वर्कशॉप में अभी, क्या तू आना चाहेगा। सोमा सुनकर बोलता है हाँ मैं आना चाहूंगा। इसके कुछ समय के बाद हम देखते हैं सोमा और पियोवॉल साथ में जाते रहते हैं। सोमा के हाथ में कुछ रहता है, खाते खाते बोलता है ओ हाँ मैंने कुछ समय पहले ग्वेन और इनियो को देखा है। ग्वेन उस बदबूदार बेसमेंट में है, वो किताबों में डूबा हुआ था और किसी चीज को व्यवस्थित करने में बेतहासा लगा हुआ था। वो किसी मार्चेंट ग्रुप के ऊपर बात कर रहा था जो कैपिटल में आए हैं, कुछ यही था। और इनियो का बात करे तो वो आज फिर से जिद्दर का प्रैक्टिस कर रही थी। शुक्र है आपने नहीं सुना प्रैक्टिस करते हुए उसे, वो आज भी बहुत ही बुरा था। फिर भी ऐसा लगता है उन दोनों के पास सचमुच कुछ है जो वो लोग करना चाहते हैं। तभी दोनों जन एक साथ में एक ही जगह पर खड़े हो जाते हैं। पियोवॉल को कुछ तो एहसास होता है, बोलता है सोमा से ऐसा लगता है वहाँ पर कुछ चल रहा है। सोमा को भी इस चीज का एहसास हो जाता है, खाते हुए बोलता है हाँ और ये एनर्जी आ रहा है वर्कशॉप से जहाँ पर पियोवॉल इस समय जा रहा है और अब थोड़ा जल्दी जाएगा। हम देखते हैं वर्कशॉप को बाहर से, फिर अंदर से देखते हैं कोई टांग सोचू को गला पकड़कर उसे उठाकर दीवार में चिपकाया हुआ है। बोलता है टांग क्लैन के सीक्रेट टेक्निक्स हमें दे दे टांग सोचू। सोचू बोलता है आखिर में ये किसे चाहिए होगा, तेरा क्लाइंट कौन है। वो शख्स बोलता है तुझे पूछने का इजाजत नहीं है सवाल। उतने में ही उसे कुछ एहसास होता है, उसके कान में कुछ तो घुसने लगता है और उसके कान में घुसता रहता है नीडल और इस नीडल को घुसाया है पियोवॉल। बोलता है मुझे अब सचमुच जानने का उत्सुकता होने लगा है कि तू कब तक जवाब देने से इनकार करता रहेगा। और इसका किस्सा यहीं पर खत्म होता है। कुछ समय के बाद हम देखते हैं टांग सोचू बोलता है इस तरह तुम्हें परेशान करने के लिए माफ करना। पियोवॉल बोलता है तेरे वर्कशॉप में कभी भी शांति भरा दिन नहीं होता है ना। सोचू सर झुकाकर बोलता है लगता तो है। पियोवॉल बोलता है जो भी हो थोड़े समय तक यहीं पर रुकना। सोचू बोलता है धन्यवाद। चेयर पर बैठते हुए बोलता है मुझे नहीं लगा था टांग फैमिली का एक ब्रांच मुझे मारने के लिए किसी को हायर करेंगे और ये सोचकर हैरानी होता है कि उन लोगों ने 100 स्प्लिट ट्रूप्स को काम पर रखा इसके लिए। क्या उन लोगों ने सचमुच मुझे खून के रिश्ते से अलग कर दिया है सिर्फ इसलिए कि हम लोग इतने लंबे समय तक अलग रहे थे। एक बार 100 स्प्लिट ट्रूप को पता चला कि वो लोग काम नहीं कर पाए तो वो लोग पक्का दूसरा असासिन भेजेंगे। ये कैसी जिंदगी है। जब मैं आखिरकार अपनी जिंदगी को पटरी पर ला रहा था तब मैं निशाना बन गया 100 स्प्लिट ट्रूप्स का। सोमा हंसते हुए बोलता है मुझे खुशी है कि तुम यहाँ पर हो, इससे आराम करना और समय बिताना बहुत आसान हो जाता है। सोचू बोलता है ये सच है हाँ। पियोवॉल बोलता है चिंता मत करो जल्दी ही सुलझ जाएगा। सोचू सुनकर बोलता है क्या करने वाले हो तुम। पियोवॉल बोलता है तुम जल्दी ही खुद से देखोगे। ये सुनकर सोचू कुछ भी बोल नहीं पाता, वो सोच में ही पड़ जाता है कि क्या करने वाला है अब पियोवॉल। और तभी कोई भाग भाग कर आता रहता है तेजी से पियोवॉल के पास, दरवाजा खोलकर चिल्लाकर बोलता है हे। और ये कोई और नहीं है, ये है ग्वेन। बहुत ही ज्यादा घबराया रहता है, बोलता है पियोवॉल को देखकर आपको इनियो से मिलने के लिए जल्दी ही आना चाहिए। ग्वेन को इस तरह से देख पियोवॉल थोड़ा सोच में पड़ जाता है क्या हो गया है। कुछ समय के बाद हम देखते हैं 1000 फ्रेगनेंस पेविलियन में टांग सोचू को छोड़कर यहाँ पर सभी लोग आ गए हैं। तो अंदर आकर बोलता है इनियो कहाँ पर है। पेविलियन की मेंबर बोलती है वो गेस्ट
गेस्ट चेम्बर में है। सोमा काफी हैरान रहता है, वो अपने कमरे की जगह गेस्ट रूम में है। ग्वेन कुछ भी बोलता नहीं, उसके पसीने छूटते रहते हैं काफी। फिर ये लोग पहुंच जाते हैं गेस्ट रूम के इधर। पियोवॉल के आते ही इनियो को एहसास हो जाता है। बोलती है पियोवॉल। पियोवॉल बोलता है मुझे इस समय बुलाया जा रहा है, आखिर क्या बात है। सोमा इनियो को देखकर बोलता है इनियो हाय। इनियो बोलती है अगले कमरे में एक गेस्ट ठहरा हुआ है जो आया है हेनन प्रोविंस से, और हम लोगों ने कुछ सुना। जांगहू में सबसे होनहार यंग टैलेंट्स में से एक हादसे में मारा गया, उसका नाम है जिन जियोमो। ये सुनकर पियोवॉल को बहुत बड़ा झटका लगता है। जिन जियोमो मर गया है। पियोवॉल को बिल्कुल भी ये लगा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ये सुनकर सोमा भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। पियोवॉल को देखकर बोलता है बिग ब्रदर। पियोवॉल एक पल भी यहाँ रुकता नहीं है, सीधा बढ़ता है गेस्ट रूम की तरफ। बहुत ही ज्यादा घाई में रहता है वो, तेजी से जाता है गेस्ट रूम की तरफ। उसका दरवाजा खोलता है, वहाँ जितने भी लोग बैठे रहते हैं अचानक से पियोवॉल को आते देख बोलते हैं चिल्ला चिल्ला कर कौन है तू बदतमीज। पियोवॉल सर झुकाए हुए रहता है, पूछता है मेरा एक सवाल है। पियोवॉल को इस तरह से देख वो लोग भी काफी हैरान रहते हैं क्योंकि पियोवॉल काफी गुस्से में रहता है। पियोवॉल बोलता है क्या ये सच है जिन जियोमो मारा गया है। इसके बाद ये लोग सब कुछ बताते हैं पियोवॉल को। रात के समय हम देखते हैं पियोवॉल घर के अंदर बैठा हुआ है। जिन जियोमो का लेटर खोलकर पढ़ता है, उसमें जियोमो लिखा रहता है मेरे प्यारे दोस्त, हमें 2 महीने बीत चुके हैं दौरा किए हुए साथ में। तब से मैंने दूर दूर तक यात्रा किया है, उन जगहों पे यूनान प्रोविंस भी शामिल है। मैं ना ही पूछ देखा ना ही सर देखा 9 ड्रैगन्स का। उनका गतिविधि इतना रहस्यमयी है कि उन्हें ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। क्या मैं सिर्फ एक भ्रम का पीछा कर रहा हूँ? मैं इससे उग गया हूँ। ऐसे समय में काश मैं तुमसे फिर से मिल पाता। किसी दिन जब मैं मुरीम से रिटायर हो जाऊंगा, मैं पार करना चाहता हूँ वेस्टर्न हाईलैंड्स एक बार और बिना किसी प्रतिबंध, बिना किसी रोक के पूरी आजादी से मैं तुमसे डुएल करना चाहता हूँ। और रही बात सोमा, ग्वेन, इनियो का, तो मैं उन बच्चों को बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। प्रेजेंट में हम देखते हैं पियोवॉल बोलता है लेटर पढ़ने के बाद तो ये सच में मारा गया है। बस इसी तरह मैं सचमुच एक दिन सोचा था कि हम करीब आएंगे और दिल खोल कर अपनी बातें करेंगे एक दूसरे से। उस दिन शायद मैं अपना उसे दोस्त कह सकता। मैं सचमुच बड़ी बातें किया है ना, बुलाना उसे मेरा प्यारा दोस्त। और अब पियोवॉल का गुस्सा बाहर आता है, उसका हाथ कांपता रहता है। उसकी एनर्जी से सोल थ्रेड्स निकलते हैं जो चारों तरफ फैलते हैं, और पियोवॉल के सामने जो टेबल रहता है वो छोटे छोटे हिस्सों में कट हो जाता है, सिर्फ उस लेटर को छोड़कर। पियोवॉल उसी जगह पर खड़े होकर गुस्से से कहता है जो जिन जियोमो को मारा है वो उसकी कीमत चुकाएंगे जरूर, मेरे इकलौते दोस्त का हत्या का कीमत। पियोवॉल उसी जगह पर खड़ा है, टेबल के छोटे छोटे हिस्से हो गए हैं, लेटर नीचे पड़ा हुआ है सुरक्षित। अगले दिन हम देखते हैं सोमा और पियोवॉल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तांग सोचू पियोवॉल के लिए कपड़ा बनाया रहता है और सोमा के लिए भी। पियोवॉल से बोलता है ये शैडो ड्रैगन रोब है, इसे रंगा गया है स्पेशल पिगमेंट का इस्तेमाल करके। इसका कलर बदल सकते हैं इनर एनर्जी इन्फ्यूज करने के बाद। इसके अंदर मैंने कई सारे छुपे हुए वेपन्स भी लगाए हैं। पियोवॉल देखते हुए बोलता है धन्यवाद। सोमा देखकर काफी वो रहता है वाओ। सोचू को बोलता है जलते हुए मेरे बारे में क्या, मुझे कुछ नहीं मिला। सोचू बोलता है उसे देखकर अंदर देखो जरा, तुम्हारे शैडो ड्रैगन में मैंने जर्की डाला है जिसे तुम बहुत पसंद करते हो। एडमिनिस्ट्रेटर गो कुछ अच्छा तैयार किए हैं तुम्हारे लिए, लेकिन तुम हथियार के बजाय इसे ही पसंद करोगे ना। सोमा देखता है कपड़े के अंदर, बहुत खुश हो जाता है। हो जर्की हाथ में लेकर चिल्लाता है खुशी के मारे, बोलता है धन्यवाद एडमिनिस्ट्रेटर गो। चारों जन साथ में खड़े रहते हैं बाय बोलने के लिए। टांग सोचू पियोवॉल से बोलता है मैं हमेशा तुम्हें दिक्कतें देता हूँ पियोवॉल। पियोवॉल बोलता है कोई बात नहीं, जिन जियोमो के मौत के पीछे का वजह हमें पता करना होगा, तो इसीलिए अच्छा होगा अगर हम इसी के साथ इससे भी निपट ले 100 स्प्लिट ट्रूप से। फिर दोनों जन साथ में जाते हैं। पियोवॉल बोलता है तो फिर हम लोग जाते हैं। सोमा बोलता है टांग सोचू, ग्वेन, इनियो सभी लोग अपना ध्यान रखना। चारों जन एक साथ में खड़े होकर बाय बोलते हैं। सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट रहता है और पियोवॉल सोमा निकल जाते हैं जिन जियोमो के मौत के पीछे का वजह पता करने के लिए और उसे खत्म करने के लिए। कुछ समय के बाद हम देखते हैं सिसुआन के अंदर ही उस ट्रांसपोर्ट मार्चेंट को हम देखते हैं जिसके साथ पियोवॉल और सोमा जाते हैं। शियोल ट्रांसपोर्ट मार्चेंट ग्रुप, वो जान ग्राफ, और ये बहुत ही ज्यादा घबराया रहता है पियोवॉल की वजह से और सोमा की वजह से। सोचता है हमारा बस इरादा था बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स को शाओलिन टेंपल तक पहुंचाना, हम साथ में कैसे इनके साथ यात्रा करने लग गए। इस शख्स से चेंदू के सारे वॉरियर्स डरते हैं और वो छोटा डीमन जो इसके कहने पर चलता है। शियोल ट्रांसपोर्ट मार्चेंट का लीडर इसे बोला रहता है हो अब जब मास्टर पियोवॉल ने कहा जांगहू में उनका पहली बार है घूमना, जब तक वो बाहर के माहौल से वाकिफ नहीं हो जाते हम उन पर ज्यादा ध्यान देंगे। जान ग्राक सोचता रहता है डरे हुए, मेरा मतलब हम इन पर ध्यान कैसे नहीं दे सकते हैं। सोमा बोलता है पियोवॉल से हे बिग ब्रो, जांगहू किस तरह की जगह है। पियोवॉल बोलता है मुझे नहीं पता। सोमा बोलता है आप भी नहीं जानते। पियोवॉल बोलता है क्या तुम निराश हो मैं नहीं जानता। सोमा हंसकर
देखकर बोलता है नहीं। खैर ऐसा लगता है जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे हमें पता चलेगा। और इसी के साथ ये लोग जाते रहते हैं। अब हम देखते हैं दूसरी जगह जहाँ पर एक शख्स दीवार में तेजी से टकराता है। दीवार टूट जाती है, मेरा मतलब कई सारे दरार आ जाते हैं, उसमें गिर जाता है नीचे। वो उसके सामने कोई खड़ा रहता है और उसके सामने खड़ा है सोमा उसे गौर से देखते हुए, और सोमा के पीछे खड़ा है पियोवल। पियोवल को देखकर सोमा हंसते हुए बोलता है जांगू कोई बड़ी बात नहीं है, तो क्या मैं इन लोगों को मार सकता हूँ? पियोवल तिरछी नजरें करके पीछे देखते हुए बोलता है हमें क्या करना चाहिए? मुझे खाना खाने के दौरान बार बार होने वाली रुकावटों से चिढ़ होने लगा है। पियोवल और सोमा के पीछे बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं हाथ में हथियार लिए हुए। वो लोग बोलते हैं हरामजादे तू क्या सोचता है, तू कहाँ है इस समय? दूसरा बोलता है यहाँ मैं इन लोगों से अच्छा बर्ताव करने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों चलो दिखाते हैं हम लोग किस चीज से बने हैं। इतना बोलकर सभी लोग एक साथ में हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं आगे। सोमा और पियोवल दोनों जन तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। पियोवल बोलता है सोमा से सोमा तुझे आजादी है, जो मन में आए वो कर तू। ये सुनकर सोमा एकदम ही खुश हो जाता है। उतने में ही कोई व्यक्ति तूफान की तरह आता है पियोवल और सोमा के सामने। दोनों जन उसे देखते हैं तो पियोवल और सोमा के सामने घुटने पर आकर सर झुकाकर बैठ जाता है। वहीं पर बोलता है हम आपको पहचाने नहीं, हम मूर्खों की तरह आपको परेशान किए, कृपया करके हम जैसे अज्ञानी मूर्खों पर दया करो। पीछे खड़े हुए लोग अपने सेक्ट लीडर को इस तरह से बोलते हुए बोलते हैं सेक्ट लीडर ये लड़के आपके समय के लायक भी नहीं हैं। ये सुनकर सेक्ट लीडर इन लोगों को ही चिल्लाकर गुस्से से बोलता है चुप हो जा, क्या तुम लोगों को इस बात का एहसास भी है कि तुमने किसके सामने ऐसा करने का दुस्साहस किया है? सर झुका लेता है तुरंत ही पियोवल के सामने, बोलता है मैं पूरी जवाबदारी लेता हूँ, यह हमारी गलती है पूरी, माफी चाहूंगा, मुझे माफ कर दो। पियोवल वहीं पर खड़ा रहता है, कुछ भी बोलता नहीं। सोमा मुस्कुराते हुए बोलता है हे बिग ब्रो मैं इन लोगों को अब भी मार सकता हूँ ना? पियोवल बोलता है उस व्यक्ति को अगर इस इन में मैं रुका रहूं तो क्या मुझे और भी दिक्कत होगी? सेक्ट लीडर बोलता है नहीं, मैं पक्का करूंगा कि आपको कोई परेशान न करे। सोमा पियोवल की बातें सुनकर समझ जाता है, सोचता है ऐसा लगता है अब इन्हें मैं नहीं मार पाऊंगा। पियोवल आगे बढ़ते हुए बोलता है ठीक है फिर संभालो। वो व्यक्ति अपना सर झुकाए हुए बोलता है धन्यवाद सर। और उसके बाद पीछे जितने भी लोग खड़े रहते हैं आकर अपने सेक्ट लीडर को उठाते हैं। सोमा पीछे मुड़कर देखता रहता है और वो बहुत ही ज्यादा चिढ़ा हुआ रहता है क्योंकि उसे मारने ही नहीं मिला किसी को। फिर पियोवल के पीछे पीछे जाने लगता है और वही पहली मंजिल से कोई इन्हें देखता रहता है। इन लोगों को देखकर बोलती है लड़की ये कितना डरावना था, जांगू में इतने सारे फाइटर क्यों हैं? इस लड़की का नाम है मॉकगाई और इसके पीछे खड़ा है सिन मुगोम, ये इसका रक्षक रहता है। मॉकगाई बोलती है हम इस तरह के झगड़ों में नहीं पड़ेंगे है ना? सिन मुगोम बोलता है ये सुनकर चिंता मत करो मैं आपकी रक्षा करूंगा, क्या मैं होने वाली दुल्हन को खतरे में पड़ने दूंगा? मॉकगाई ये सुनने के बाद मुस्कुराकर उसे देखते हुए कहती है मुगोम। और अब हम कुछ समय के बाद देखते हैं गाई कुएं के इधर आई रहती है हाथ मुंह धोने के लिए। धोते धोते सोचती है मुगोम क्या उसके लिए मुझे खुद से सिल्वर हेवन मैनर तक ले जाना ये ठीक है? मुझे शादी करते हुए देखना, यही सब सोचती रहती है क्योंकि मुगोम इसे पसंद करता है और ये भी उसे पसंद करती है। ख्यालों में गुम रहती है। उतने में ही इसके पीछे आता है सोमा। सोमा उसे देखकर पहचान जाता है, बोलता है हाँ। यह आवाज सुनकर गाय भी पहचान जाती है उसे। तुरंत ही घबरा कर पीछे मुड़कर देखकर बोलती है हाँ। सोचती है ये बच्चा क्या ये वही नहीं है जो उस समय डरावनी चीजें बोला था? इसे यही याद आता है कि सोमा उस समय क्या बोला था पियोवल से, क्या मैं इन्हें मार सकता हूँ? सोमा उसके पास जाकर बोलता है हाय प्रीटी लेडी। गाय घबराई रहती है, हिचकिचाकर बोलती है ग्रीटिंग्स। गाय घबराई नहीं रहती, बहुत ज्यादा घबराई रहती है, डरते हुए बोलती है क्या 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 तुम यहाँ पर धोने आए हो? तुम पहले धोना चाहोगे? सोमा वहीं पर बैठकर बोलता है तुम यहाँ पर पहले आई तो तुम पहले धुल सकती हो। गाय बहुत ही ज्यादा घबराई रहती है, बोलती है ठीक है। सोचती है चलो जल्दी से धोती हूँ और जाती हूँ यहाँ से। इतना सोचकर जोर जोर से चेहरे पर पानी मारने लगती है, खुद को तेजी से धोने लगती है। सोमा उसे देखता रहता है, उसे खुद नहीं समझता कि क्या बोले अब वो उसे। फिर आवाज दे देता है हे। गाय इसकी आवाज सुनकर घबरा कर देख कर बोलती है हाँ हाँ। सोमा बोलता है इतना घाई करने का कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं भले ही मैं भूखा रहूं। गाय बोलती है धन्यवाद, मुझे माफ कर दो, लेकिन क्या तुम सच में भूखे हो? सोमा मुंह लटका कर बोलता है इतना नहीं, लेकिन मुझे खाली खाली लग रहा है क्योंकि मैंने पहले ही खा लिया है जो मुझे पसंद है। गाय सुनकर बोलती है अच्छा। मुस्कुरा कर बोलती है तो फिर, और इसके बाद सोमा को कुछ दे देती है खाने के लिए। अगले दिन हम देखते हैं फिर से आगे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं पियोवल और सोमा। सोमा खाता रहता है, पियोवल के सामने बोलता है हंसकर ही ये स्वादिष्ट है। पियोवल उसे खाते हुए देखकर बोलता है क्या तूने पहले ही जर्की खाकर खत्म नहीं कर दिया था? सोमा बोलता है इनमें जो लेडी थी वो मुझे दी, उसने कहा कि उसने खुद बनाया है, ये चाहिए तुम्हें कुछ? पियोवल आगे बढ़ते हुए बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ। सोमा बोलता है वो बहुत ज्यादा अच्छी थी, मैं सोच रहा हूँ क्या मैं उससे दोबारा मिल पाऊंगा? अगर मैं उससे मिला दोबारा तो मैं उसे बोलूंगा मुझे सिखाए जर्की
कैसे बनाते हैं। और वही हम दूसरी तरफ देखते हैं एक बड़े से पहाड़ के छोर पर दो लोग खड़े रहते हैं, क्योंकि उन्हें मारने के लिए उनके सामने काफी लोग खड़े हैं और ये दो लोग कोई और नहीं है, गाई और मुगोम है। गाई के हाथ में एक स्वॉर्ड रहता है, इसी के पीछे सब लोग आए हैं। मुगोम बोलता है आखिर में तुम लोग हो कौन, तुम लोगों को भेजा कौन है। गाई को बोलता है ये खतरनाक है, मेरे पीछे रहना। गाई बहुत ही ज्यादा डरी हुई रहती है, लेकिन मुगोम और सभी लोग अपने हाथों में स्वॉर्ड लेकर अटैक करने के लिए तैयार रहते हैं, उन दोनों के ऊपर हंसते रहते हैं। इन लोगों का लीडर बोलता है हम लोगों को तुम दोनों को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं। स्वॉर्ड की तरफ उंगली दिखाकर बोलता है उस महिला के हाथ में जो स्वॉर्ड है वो मुझे दे दो, जिसे कहा जाता है गॉनबू स्वॉर्ड। और गॉनबू स्वॉर्ड को ही पकड़ी है गाई। स्वॉर्ड को पकड़े हुए इतना ज्यादा डरी हुई रहती है कि उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। मुगोम बोलता है तुम लोगों को पता कैसे चला कि हम लोगों के पास गॉनबू स्वॉर्ड है। वो शख्स बोलता है ये सुनकर से तेरी तीखी जवान देखकर लगता है कि तू चुपचाप हार मानने वालों में से नहीं है, लेकिन हम उस ट्रेजर स्वॉर्ड को अपने हाथों से भी फिसलने नहीं दे सकते। दी गॉनबू स्वॉर्ड 3 ग्रेट स्वॉर्ड्स में से एक, जिसे बनाया है एक लेजेंडरी आर्टिसन ने, ओयुयाजी और मास्टर ब्लैक स्मिथ गांजियांग। स्वॉर्ड को देखकर सोचता है 3 स्वॉर्ड्स में से बची हुई एक स्वॉर्ड, जिसे मुश्किल से ही जाना जाता है। ये सोचकर आश्चर्य होता है कि गॉनबू स्वॉर्ड को एक गुमनाम कबीले में पारिवारिक विरासत के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपी जाती है। लगता है हमारा क्लाइंट सही था, ये सोचकर ही हंसता रहता है मन ही मन, मेरा मतलब बाहर भी दिखाकर हंसता है और तुरंत ही अपने साथियों को बोल देता है हमला करो। सभी लोग एक साथ में दोनों जन के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं। समझ गए बॉस। एक शख्स जंप मारकर ऊपर से हमला करता है अपनी स्वॉर्ड से। मुगन तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड लाकर उस अटैक को ब्लॉक करता है और उसको पीछे ढकेलता है। जैसे ही उसे पीछे ढकेलता है वैसे ही नीचे से 4-5 लोग हमला कर देते हैं एक साथ में। मुगन सभी के हमलों को रोकता रहता है, अपनी स्वॉर्ड से सभी अटैक को रोकते हुए बोलता है इतनी जल्दी नहीं, और तुरंत ही सभी को हवा में उछाल देता है। अपनी स्वॉर्ड से अटैक करके सभी लोग हवा में जाते हैं उड़ते हुए और काफी पीछे जाकर गिरते रहते हैं। इनका लीडर देखकर बोलता है वाओ बुरा नहीं था। फिर अपनी स्वॉर्ड को अनशीथ करता है, बोलता है लेकिन अगर तू मुझे चौंकाना चाहता है तो तुझे इससे ज्यादा करना पड़ेगा। इतना बोलकर अपनी स्वॉर्ड लेकर बहुत ही तेजी से बढ़ता है मुगन की तरफ, उसके करीब आ गया रहता है। एक झटके में ही बोलता है क्या तुझे नहीं लगता ये। मुगन वहीं पर खड़ा रहता है। वो शख्स अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, मुगन उससे डॉज करता है बगल में होकर। गाई ये देखकर बहुत ही ज्यादा डरी हुई रहती है, बोलती है मुगन, और वो व्यक्ति उतने में ही दूसरा हमला कर देता है। मुगन बगल हटकर उस अटैक से भी बचता है। मुगन बगल हटकर उस अटैक से बचा रहता है, मगर उसकी नजरें रहती है उस व्यक्ति के ऊपर जो उसके ऊपर हमला किया है। उसका स्वॉर्ड जैसे ही पीछे जाता है मुगन आगे बढ़ता है और अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। दोनों की स्वॉर्ड एक दूसरे से क्लैश होती हैं, एक के बाद एक लगातार अपनी स्वॉर्ड से एक दूसरे के ऊपर हमला करते रहते हैं और बचते रहते हैं। और इसी में मुगन थोड़ा और जोर लगा देता है, अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, जोर से चिल्लाता है और स्वॉर्ड को स्विंग कर देता है। और उस शख्स को ये स्वॉर्ड अटैक लगा है वो भी देखकर हैरान हो गया रहता है। उस स्वॉर्ड के इम्पैक्ट की वजह से काफी पीछे जाता है। वो अपने पैरों की मदद से खुद को रोकता है, मगर वो इतना जख्मी नहीं हुआ रहता है, इस अटैक से जख्मी हुआ ही नहीं रहता। उसे देखकर काफी चौंक जाता है, गहरी सांस लेकर छोड़ते हुए बोलता है वाओ। उसके साथ ही पीछे ही खड़े रहते हैं, बोलता है इसके पास काफी कमाल के मार्शल आर्ट्स हैं, इससे अकेला संभाला नहीं जाएगा। दोस्तों तुम सभी लोग लड़की के ऊपर पहले हमला करो। उसके साथ ही देखते रहते हैं, ये सुनकर काफी दंग रहते हैं। फिर एक बोलता है अपने बॉस से बॉस उस लड़की के पीछे खाई है और उसके सामने जो खड़ा है वो उसकी रक्षा कर रहा है, हम उसके ऊपर हमला कैसे करेंगे। ये सुनकर बॉस तुरंत ही उसके पेट में एक पंच मारता है। उस पंच की वजह से वो उछल जाता है और उसके दर्द की वजह से वो घुटने पर बैठ जाता है। उसका बॉस उसे देखकर बोलता है डरपोक इतना मत डर, हमारे पास लोग ज्यादा हैं तो मुझ पर भरोसा कर और जा। क्या तू सोचता है मैं तुझे मारूंगा। अपने सभी साथियों को बोलता है ठीक है फिर हमला करो दोबारा, और उसके सभी साथी दोबारा हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं उस लड़की के ऊपर। ये देखकर गाई बहुत ही ज्यादा घबराई रहती है, स्वॉर्ड को कस के पकड़ी रहती है। मुगम भी सभी को एक साथ में आते हुए देखकर घबराया हुआ रहता है, मगर वो पीछे नहीं हटता, सभी से लड़ने के लिए वहीं पर खड़ा रहता है। सभी लोग एक साथ में हमला करने के लिए बढ़ते रहते हैं। एक शख्स जो सबसे ज्यादा करीब आ गया रहता है वो अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। मुगम अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक भी करता है तुरंत ही, और इन लोगों का बॉस वहीं पर खड़ा रहता है, अपना ऑरा अनलिश करते हुए बोलता है देखे तुम लोग कोशिश करोगे तो कर लोगे, ठीक है लगता है अब मेरा भी मदद करने का बारी आ गया है। अपने स्वॉर्ड में ऑरा इन्फ्यूज करता है और गाय के ऊपर निशाना साधता है, स्वॉर्ड से ऑरा अटैक करता है। ये कोई स्लैश नहीं रहता, एक बीम जैसा रहता है ये। वो ऑरा अटैक तेजी से गाय की तरफ जाता रहता है। मुगम सभी लोगों से लड़ता रहता है, मगर वो देख लेता है उस अटैक को आते हुए। उसको ये भी पता चल जाता है ये अटैक सीधा जा रहा है गाय की तरफ। जोर से चिल्लाता है वो गाय को देखते हुए, मगर वो कुछ भी कर नहीं पाता। वो ऑरा अटैक सीधा गाय के पेट के बगल में आकर लगता है। गाय बैठ जाती है, घुटने पर आ जाती है, काफी दर्द होता है उसे, आंख से आंसू गिरते रहते हैं। उसे इस तरह से देख मुगम चिल्लाता है जोर से
गाई अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है सभी लोगों के ऊपर। उस स्वॉर्ड अटैक से बचने के लिए सभी लोग पीछे जंप मार लेते हैं। मूगम को मौका मिलता है, जाकर गाई को पकड़ता है, बोलता है गाई क्या तुम ठीक हो? और उन लोगों को बॉस देखकर बोलता है गॉनबू स्वॉर्ड को दे दो हमें। मूगम गाई को बोलता है गाई मेरे साथ रहो। गाई को इतना ज्यादा दर्द होता है कि उसकी आंखों से आंसू और ज्यादा गिरने लगते हैं। सोचती है मूगम अगर तुम मेरी रक्षा करने की कोशिश करोगे उन लोगों से लड़ते हुए तो तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। अंत में तुम मेरी वजह से ही अच्छे से नहीं लड़ पा रहे हो। तभी हम देखते हैं उसी जगह पर पंछी ढेर सारे उड़ते रहते हैं। इन पंछियों को देखकर बोलता है तभी सोचो इतने पंछी आवाज क्यों कर रहे हैं। ये आवाज सुनकर गाई तुरंत ही पहचान जाती है। सोचती है ये आवाज, और ये आवाज है सोमा का। सोमा मुस्कुराकर बोलता है उसे हे लेडी हम दोबारा मिले। गाई सोमा को देखकर हैरान रहती है, थोड़ा राहत भी रहता है। हाँ, मगर सोमा के मन में सिर्फ जर्की रहता है। बोलता है गाई से क्या तुम्हारे पास और जर्की है? ये सुनकर वो दोनों जन थोड़ा हैरान रहते हैं। गाई बोलती है वो आखिरी था मेरे पास, आखिर में जो बचा था वो पूरा खराब हो गया। सोमा बहुत निराश हो जाता है ये सुनकर। ओ ऐसा है, बहुत बुरा हुआ। सोमा का मुंह लटका हुआ देखकर गाई बोलती है मैं और बना सकती हूँ, मैं तुम्हारे लिए और बनाऊंगी। अगर तुमने हमें बचाया तो मैं तुम्हारे लिए पक्का और बनाऊंगी, मैं वादा करती हूँ। गाई का चेहरा एकदम लाल हो गया रहता है रोते रोते, मगर वो उम्मीद नहीं हारी रहती सोमा को देखकर। जो लोग इन दोनों के ऊपर हमला करते रहते हैं, सोमा उनके बॉस के बगल में ही खड़ा है। सोमा को बोलता है वो ओए बच्चे, बड़े लोग यहाँ पर थोड़ा काम कर रहे हैं, ठीक है? सोमा गाई की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया रहता है। बोलता है तो फिर ये वादा रहा एक। सोमा बॉस की बातों पर ध्यान ही नहीं देता। बॉस देखकर बोलता है हाँ। सोमा को देखता ही रहता है। सोमा अपना रिंग ब्लेड निकालता है तुरंत ही और अपने हाथ को ऊपर करके रिंग ब्लेड को घुमा देता है। इनके बॉस का सर धड़ से एक झटके में ही अलग हो जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। वो सोमा को कुछ बोलता ही रहता है। सोमा निकाल लिया रहता है 6 से 7 रिंग ब्लेड्स। सभी को देखकर मुस्कुराता है और अब सोमा का ब्लड लस्ट जाग गया है। हंसता रहता है जोर जोर से। हंसते हंसते आगे जाते जाते सभी लोगों को मारता रहता है रिंग ब्लेड से। ऐसा मारता है जैसे कि इन लोगों के साथ खेल रहा है। यहाँ से वहाँ चारों तरफ खून के छींटे ही उड़ते रहते हैं और सोमा मारते हुए हंसता रहता है। सभी लोगों को मार दिया रहता है। एक जगह पर खड़े हो जाता है अपने हाथ में रिंग ब्लेड्स को लेकर, फिर रिंग ब्लेड्स को अपने गले में दोबारा लटका देता है पीछे। हंसते हुए बोलता है गाई से ही अच्छा होगा तुम बहुत सारे जर्की बनाओ। गाई सुनकर बोलती है ओ ठीक है। मूगन पूरी तरह दंग रहता है। उसने एक झटके में ही इन लोगों को मार दिया। सोचता है ये बच्चा कौन है, ये एक डीमन की तरह है। तभी सोमा के पीछे से चलकर आता रहता है पियोवॉल। सोमा देखता है, बोलता है ओ बिग ब्रो। पियोवॉल बोलता है उन दोनों से कुछ समय पहले उन लोगों ने किसी चीज का जिक्र किया था, गॉनबू स्वॉर्ड, यही था ना? ये सुनकर गाई देखती रहती है पियोवॉल को। उसे डर आ जाता है मन में कि ये गॉनबू स्वॉर्ड को ना मांगे। गाई से बोलता है पियोवॉल क्या मैं गॉनबू स्वॉर्ड को देख सकता हूँ? पियोवॉल बस उसके सामने खड़ा है। पियोवॉल को देखकर ही गाई के आंखों से आंसू झरने की तरह बहने लगते हैं। उसे पता है कि वो इनकार भी नहीं कर सकती। बहुत ही ज्यादा डरी हुई रहती है, उसके आंसू गिरते ही रहते हैं। आंखें बड़ी बड़ी करके देखती रहती है पियोवॉल को। उसे समझता ही नहीं है क्या करना चाहिए। उतने में ही मूगन जियोम से बोलता है धन्यवाद हमें बचाने के लिए, लेकिन हम नहीं। गाई बोलती है मूगम कोई बात नहीं, वैसे भी हम लोग अपनी ताकत से इसकी रक्षा नहीं कर पाते। इतना बोलकर जियोम को स्वॉर्ड देती है गाई। मूगम देखकर बोलता है लेकिन फिर भी। पियोवॉल स्वॉर्ड को सीध से निकाल कर देखकर सोचता है क्या ये वो चीज है जिसकी ये लोग रक्षा करना चाहते हैं, और या फिर कुछ ऐसा जिसे छुपाना चाहते हैं। ये लोगों ने इतना कस के इसे बांधा था। स्वॉर्ड का स्ट्रेंथ और शार्पनेस बहुत ही कमाल का है, लेकिन स्वॉर्ड खुद में ही बहुत छोटी है। इसका ऐसा रूप है जिसे ये एक अच्छी तरह से बनी हुई स्वॉर्ड है जो आर्टिसन स्वॉर्ड कहलाने लायक है, लेकिन ये असली लड़ाई के लिए उतना सही नहीं लगता। ये किसी सेरेमोनियल पर ज्यादा जचेगा। स्वॉर्ड फेंक कर दे देता है गाई को। गाई देखकर चौंक जाती है वो मगर स्वॉर्ड को पकड़ लेती है वो। पियोवॉल की बातें सुनकर सोमा बोलता है सच में मुझे तो लगता है ये कमाल का है। पियोवॉल बताता है डबल एज्ड स्वॉर्ड से ज्यादा सिंगल एज्ड स्वॉर्ड लड़ाई में पकड़ने में ज्यादा आसान रहता है। बेशक इस बात से ये साबित नहीं हो जाता कि ये स्वॉर्ड इस्तेमाल करने लायक है या नहीं। गाई बोलती है प्राचीन काल से ही स्वॉर्ड को स्वर्ग और मानव जाति के बीच का कड़ी माना जाता रहा है। उस सिंबोलिज्म की वजह से स्वॉर्ड को नाम दिया जाता है और उसका पूजा किया जाता है। ये स्वॉर्ड कुछ अलग नहीं है। स्वॉर्ड देती है मूगम को। मूगम स्वॉर्ड लेते हुए सोचता है अब तक जो कुछ भी हुआ है बस खाली इस स्वॉर्ड की वजह से। आगे जाते हुए क्या पता क्या होगा गाय के साथ। उतने में ही पियोवॉल बोलता है तुम लोग स्वॉर्ड कहाँ पर लेकर जा रहे हो? ये सुनकर दोनों जन थोड़ा हैरान रहते हैं, देखने लग जाते हैं। दोनों जन को बताना नहीं रहता, मगर गाय बताती है, बोलती है
अंसी, जहाँ पर सिल्वर हेवन मैनर है। गाय के मुंह से ये सुनकर मुगम चौंक जाता है, बोलता है गाय तुम्हें बताना नहीं चाहिए था ये उन्हें। गाय बोलती है ये स्वॉर्ड मेरे शादी के दहेज का हिस्सा है, यह हमारे क्लैन में बची हुई खाली एक पुश्तैनी वस्तु है। मैं हवा यूचियोन से शादी करने जा रही हूँ, द मास्टर ऑफ सिल्वर हेवन मैनर। और सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। काफी समय के बाद हम देखते हैं उस जगह पर जहाँ पर ये लोग स्वॉर्ड लेकर जा रहे हैं। इन लोगों का ग्रीटिंग करने आया रहता है एक शख्स, आउटर हॉल मास्टर सिल्वर हेवन मैनर का पुंग नाउसन। बोलता है सिल्वर हेवन मैनर का मैं आउटर हॉल मास्टर हूँ। पुंग नाउसन क्या आप लेडी मॉक गाई हैं? गाई बोलती है हाँ मैं ही हूँ मॉक गाई। पुंग नाउसन बोलता है मुझे सचमुच बहुत खुशी है आपको यहाँ सुरक्षित देखकर। जैसे ही मैनर मास्टर को पता चला कि आप लोगों पर हमला हुआ है, उन्होंने आपका मदद करने के लिए हमें भेजा। हमें खेद है कि हमने बेहतर सावधानी नहीं बरता। ये छोड़कर क्या आपके पास अभी भी स्वॉर्ड है? आपकी जगह हम उसे साथ में ले चलते हैं। गाय बोलती है नहीं, मैं स्वॉर्ड की जिम्मेदारी लूंगी क्योंकि ये वो चीज है जिसे मेरे क्लैन ने मुझे सौंपा है। पुंग नाउसन ये सुनकर हंसते हुए बोलता है जैसी आपकी इच्छा लेडी मॉक। तभी गाय बताती है बगल में देखकर अगर उन लोग नहीं होते तो हम लोग सचमुच बहुत खतरे में थे। और बगल में है सोमा जो जर्की खा रहा है। पियोवोल खड़ा रहता है और वो जैन ग्रेग पीछे खड़ा रहता है घबराया हुआ ये सब चीजें होते हुए देखकर। उसका ध्यान जाता है पुंग नाउसन के ऊपर जो गाय के मुंह से ये सुनकर तेजी से आता है पियोवोल की तरफ। ये देखकर वो जैन ग्रेग घबरा जाता है। उसे याद आता है लीडर ने क्या बोला था, अच्छा होगा अगर मास्टर पियोवोल के ऊपर करीब से नजर रखे रहे ताकि कुछ भी खतरा ना हो। उसे यही याद आता है, सोचता है ये आया खतरा। तुरंत ही पियोवोल और सोमा के आगे जाता है। पुंग नाउसन से बोलता है ओहो ओहो क्या चल रहा है? पुंग नाउसन बोलता है मैं हूँ पुंग नाउसन सिल्वर हेवन हॉल का आउटर हॉल मास्टर। मैंने सुना लेडी मॉक से कि आप लोगों ने मदद किया है, इसलिए मैं आप लोगों का धन्यवाद कहना चाहता था। ये सुनकर जैन ग्रेग सोचता है मुझे आश्चर्य हुआ कि एक लेडी के पास बॉडीगार्ड क्यों है। पता चला कि ये लोग सिल्वर हेवन मैनर से हैं। बोलता है हंसते हुए मैंने उतना कुछ भी किया नहीं है। पुंग नाउसन बोलता है हमारे नजरिए से आपने काफी किया है, इसलिए हम लोग आपको सिल्वर हेवन मैनर में आमंत्रित करना चाहेंगे ताकि हम अपने कृतज्ञता को अच्छे से व्यक्त कर सके। ये सुनकर जैन ग्रेग सोचता है नहीं सच में हम लोगों ने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया, मगर कुछ कर नहीं सकता अब ये इन लोगों को जाना ही पड़ता है सिल्वर हेवन मैनर में। और अब हम देख रहे हैं दूसरी जगह आयरन स्वॉर्ड हेरमेट में। इस घर के अंदर एक लेडी बैठी रहती है। ये वही है जो स्वॉर्ड को लेने के लिए उन लोगों को भेजी रहती है और इसे आकर एक व्यक्ति अपना सर झुकाकर बता रहा है हम लोग मिशन में नाकामयाब हुए, बस खाली हम लोग स्वॉर्ड लेने में ही नाकामयाब नहीं रहे, लेकिन स्क्वाड में जितने भी लोग पीछे लगे थे सभी लोग मारे गए। इस लेडी का नाम है याओ हाओयांग। पूछती है क्या वो लोग सच में इतना शक्तिशाली हैं कि वो लोग पूरे स्क्वाड को ही खत्म कर सके? वो शख्स बोलता है मुझे नहीं लगता ये बात है, ऐसा लगता है बीच में कोई तीसरा आ गया था। हाओयांग बोलती है हाओ क्लैन को रिक्वेस्ट भेजो, पता करो वो लोग कौन है। वो शख्स बोलता है हाँ मैम, और हाँ क्या हमें कहीं और भी रिक्वेस्ट भेजना चाहिए? अगर ऐसे ही चलते रहा तो वो स्वॉर्ड सिल्वर हेवन मैनर के हाथ में चला जाएगा और मैनर मास्टर पक्का ये स्वॉर्ड रेन स्वॉर्ड मैनर मास्टर को दे देगा जिसके साथ उसका रिश्ता गहरा है। दी रेन स्वॉर्ड मैनर मास्टर जान पियोन सांग, और वो स्वॉर्ड्स को लेकर बहुत ही जुनूनी व्यक्ति हैं। एक बार उसे ये स्वॉर्ड मिल गया तो वो सिल्वर हेवन मैनर को और भी ज्यादा सपोर्ट करेगा। अगर ऐसा हुआ तो एनसी में हमारे ब्लेड हॉल्स का प्रभाव बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। हाओयांग बोलती है हमें किसी ऐसे मार्शल आर्टिस्ट को बुलाना होगा जो रेन स्वॉर्ड मास्टर को संभाल सके। वो शख्स बोलता है क्या कोई ऐसा मार्शल आर्ट शख्स है भी जो उस पर ध्यान रख सके? हमें कोई ऐसा शख्स चाहिए जो 8 स्टार से जितना हो, लेकिन क्या कोई ऐसा मार्शल आर्टिस्ट रेन स्वॉर्ड मैनर के खिलाफ जाएगा भी? और हाओयांग को पता है कि कौन जाएगा उसके खिलाफ। बोलती है चिंता मत करो, मुझे पता है एक शख्स, अगर मैंने उनसे खुद से बोला तो मुझे यकीन है वो मदद करेंगे हमारी, यकीन से कह सकती हूँ। अब हम देखते हैं सिल्वर हेवन मैनर में यहाँ पर पहुंचे हैं पियोवोल और उसके साथ जो लोग थे वो लोग सभी लोग एक साथ में पहुंचे हैं। मैनर से निकलता है एक शख्स, खुद का ग्रीटिंग देता है मैं हूँ माय बुलगुन चीफ स्टूवर्ड सिल्वर हेवन मैनर का। लेडी मॉक सम्मान्य अतिथि, धन्यवाद हमारे मैनर में आने के लिए। इतना लंबी यात्रा करके आप लोग थक गए होंगे, अभी के लिए कृपया करके आराम करो और बैंक्वेट में जाओ इवनिंग में। जैन ग्रेग बोलता है धन्यवाद लॉर्ड माय हमें बुलाने के लिए। और ऐसे ही ये लोग अंदर जाते जाते बातें करते रहते हैं। तभी माय बुलगुन बोलता है हम लोगों ने आपके लिए खास एक कमरा तैयार किया है लेडी मॉक। ये सुनकर तुरंत ही गाय बोल देती है नहीं, हम लोग गेस्ट क्वार्टर्स में ही रुकेंगे इन लोगों के साथ। माय बुलगुन बोलता है लेकिन मैनर मास्टर ने हमें खास करके आदेश दिया है आपके साथ एकदम अच्छा व्यवहार किया जाए। दाई बोलती है अब तक मैं सिल्वर हेवन मैनर का हिस्सा नहीं हूँ तो मुझे यकीन है ये सही होगा अगर मैं रुक जाऊँ गेस्ट क्वार्टर्स में। सोचती है ये शख्स, इसे देखकर मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे इन लोगों के साथ रुकना चाहिए जो मुझे बचाए थे। माय बुलगुन बोलता है हंसते हुए अगर आपकी यही इच्छा है तो यही सही, समझ गया। अगर गेस्ट क्वार्टर्स आपको ठीक न लगे तो हमें बता दीजिएगा, हम लोग आपके लिए नया कमरा तुरंत ही तैयार करेंगे। दाई बोलती है मैं बता दूंगी, धन्यवाद। दोनों जन एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। फिर माय बुलगुन यहाँ से चले जाता है। गाय को थोड़ा राहत मिलता है। मुगन बोलता है गाय क्या आप ठीक हो? गाय बोलती
बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी सोमा आता है गाय के पास, बोलता है लेडी। गाय उसे देखकर बोलती है हाँ हाँ सोमा। सोमा हंसकर बोलता है क्या मैं जाऊँ और उसे तुम्हारे लिए मार, मगर सोमा को मारने नहीं मिलता। कुछ समय के बाद हम देखते हैं शाम को पियोवल यहाँ वहाँ टाउन में घूमता रहता है। घूमते घूमते सोचता है वो ये टाउन काफी शांत है। आगे जाता रहता है तभी उसे एक बड़ा सा टावर ने दिखता है। उसके सामने खड़े होकर सोचता है अब जब मैं सिल्वर हेवन मैनर में कुछ समय के लिए रुकने वाला हूँ तो मुझे इस टाउन के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेना चाहिए। गेट के सामने ही खड़ा रहता है तभी उसके पीछे कोई लेडी आकर बोलती है हेलो क्या मैं अंदर जा सकती हूँ। पियोल पीछे मुड़कर देखता है, ये लेडी है आयरन सॉर्ड हेरमिट हुआयंग। देखती रहती है पियोल को, फिर पियोल उसका रास्ता छोड़ता है। वहीं पर पियोल खड़ा रहता है। हुआयंग पियोल के बगल से गुजरकर चली जाती है टावर्न में। पियोल उसे देखता रहता है। फिर पियोल भी समझ जाता है कुछ तो होगा यहाँ। वो भी टावर्न के अंदर जाता है। टावर्न के अंदर देखते हैं बहुत सारे लोग चेयर पर बैठे हुए हैं, खाना खाते रहते हैं और पीते रहते हैं। इन्हीं के बीच में साइड में बैठा रहता है पियोल। यहाँ पर आया है वो सबके ऊपर नजर रखने के लिए, मेरा मतलब देखने के लिए यहाँ पर क्या होने वाला है। लोग एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। हाल ही में सिल्वर हेवन मैनर का रफ्तार भयानक रहा है। इस रफ्तार से तो वो सरपास कर सकते हैं वेरिडेंट ब्लेड हॉल को भी और रीजन का एक नया पावर बन सकते हैं। दूसरा शख्स बोलता है मुझे बस बुरा लग रहा है लेडी हुआयंग के लिए जो वेरिडेंट ब्लेड हॉल से है। काश उनके पियोलिन मास्टर स्वस्थ रहते हैं तो उन्हें इस तरह से धक्के नहीं खाने पड़ते। तीसरा बोलता है क्या ये सच में उनके सेहत की वजह से ही है। उनका स्वभाव बहुत ही सौम्य है। वो बेमतलब के संघर्ष से घृणा करता है और सिल्वर हेवन मैनर के सामने हमेशा झुकता रहा है। इसी वजह से वो लोग इस स्थिति तक पहुँचे। पहला वाला बोलता है चाहे जो भी वजह हो लेकिन जो ज्यादा झेल रहा है वो लेडी यो है। ये सब सुनकर पियोल सोचता है अच्छा सिल्वर हेवन मैनर खुद का नाम तेजी से बढ़ा रहा है। इसी के नतीजे से वेरिडेंट ब्लेड हॉल जो पावर में डोमिनेट करता था अब वो पीछे ढकेला जा रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे हालात में वेरिडेंट ब्लेड हॉल शांति से पीछे हटे। यहाँ तक के मोहल्ले का छोटा दुकान भी ऐसे ही बंद नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो ये मुमकिन है पीछा करने वाले, डर पैदा करने वाले वो वेरिडेंट ब्लेड हॉल से ही हो। लेकिन अंत में जिसको सिल्वर हेवन मैनर पहुंचना था वो सुरक्षित पहुंच गया। जरूरी बात यह है कि वेरिडेंट ब्लेड हॉल आगे चलकर कैसा रास्ता अपनाएगा। तभी टावर्न के दरवाजे के अंदर किसी का हाथ आता है। जैसे ही वो अपना हाथ अंदर डालता है वैसे ही उसके एनर्जी का एहसास पियोल को हो जाता है। उस व्यक्ति का ऑरा इतना ज्यादा इंटेंस रहता है इसी वजह से, और ये कोई साधारण व्यक्ति है नहीं। टावर्न के अंदर आते ही सभी लोगों की नजर सिर्फ इस पे ही रहती है। अंदर जाते हुए सभी लोगों को देखता है अगल बगल, फिर मुस्कुरा कर अंदर चले जाता है। सीढ़ियों के जरिए जाता है सेकंड फ्लोर पर। पियोल उसे देखता रहता है। उसे देखकर समझ जाता है ये जा रहा है सेकंड फ्लोर। टावर्न में जो काम करता है उससे पूछता है पियोल क्या ये मुमकिन है सेकंड फ्लोर पर शिफ्ट करना। वो शख्स बोलता है माफ करना लेकिन हाल ही में सेकंड फ्लोर पर एक खास गेस्ट है। ये सुनकर पियोल सोचता है जिस लेडी को मैंने कुछ समय पहले देखा था वो भी यहाँ नहीं दिख रही है। वो भी सेकंड फ्लोर पर होगी। ऐसा मुमकिन हो सकता है कि वो पूरे फ्लोर को ही बुक कर ली हो। मुझे जिज्ञासा है कौन है वो, लेकिन मैं किसी भी चीज में घुसना नहीं चाहता हूँ। मैं दूसरी जगह जाता हूँ। यही सोचता है और खड़े होता है दूसरी जगह पर जाने के लिए। वैसे ही इस टावर्न में और भी लोग आते हैं। काफी लोग आते हैं, एक दो नहीं, सभी लोग एक साथ में आ गए रहते हैं। पियोल का ध्यान जाता है उन पर, देखता है उन्हें, और ये शख्स है सिल्वर हेवन मैनर मास्टर का बेटा वो ऑगी। और इसके पीछे बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं जो इसके साथ ही हैं। सभी लोगों को देखता है यहाँ से वहाँ। चलो देखते हैं। तभी इसका ध्यान जाता है पियोल के ऊपर, क्योंकि इससे कोई भी नजरें नहीं मिला रहा है सिवाय पियोल के। पियोल इसे देखता रहता है नजरे से नजरें मिलाकर। हुआ ऑगी सोचता है सभी लोग मुझसे नजरें मिला नहीं रही हैं, लेकिन ये सीधा मुझे देख रहा है। मैंने इसे पहले कभी देखा नहीं था, कौन हो सकता है ये। तभी इसे आवाज आता है लॉर्ड हुआ। सामने देखता है तो सेकंड फ्लोर से नीचे आ चुके हैं हुआयंग और चूसान। हुआ ऑगी बोलता है ग्रीटिंग्स लेडी यो। हुआयंग बोलती है सिल्वर हेवन मैनर यंग मास्टर तुम्हें यहाँ पर क्या लेकर आया। हुआ ऑगी बोलता है खैर मैंने सुना तुम यहाँ पर हो तो मुझे आना ही था यहाँ। हुआयंग सोचती है मैंने तो किसी को बताया नहीं कि मैं यहाँ पर आ रही हूँ, और सभी लोगों को देखकर सोचती है आखिर में कितने सारे लोगों को सिल्वर हेवन मैनर ने अपने साथ ले लिया है। हुआ ऑगी बोलता है लेडी यो कुछ जरूरी चीज है जो मुझे तुमसे बात करना है। मगर हुआयंग सीढ़ी से नीचे उतरते हुए और उसके बगल से गुजरते हुए बोलती है मेरे पास कुछ भी नहीं है तुमसे कहने के लिए, तो मैं जाती हूँ यहाँ से। हुआ ऑगी पीछे से देखता रहता है। तभी सिल्वर हेवन मैनर का एक मेंबर सामने आ जाता है। हुआयंग को रोकने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है। बोलता है लेकिन इनका बात करके खत्म नहीं हुआ है। और हुआयंग के सामने खड़ा है हुआंगबो जो फिश टेक्निक सिखाए और काफी बड़ा रहता है हाइट में। हुआयंग को जाने से रोक दिया रहता है। हुआयंग बोलती है तो ये तुम हो हुआंगबो, मैंने सुना तुमने मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और जुड़ गए सिल्वर हेवन मैनर से। हुआंगबो देखता रहता है उसे, फिर बोलता है मेरे पास कोई
तलाशता नहीं था। सिल्वर हेवन मैनर मुझे इससे ज्यादा अच्छा प्रस्ताव दिया। हुआयंग बोलती है, क्या तुम सम्मान को महत्व नहीं देते? हुआंगबो बोलता है, मुझे पहले ही बहुत कष्ट से ये बात समझ आ गया कि सम्मान टेबल पर खाना नहीं लाता। मैं बस एक वॉन्डरिंग स्वॉर्ड्समैन हूँ जो अपने क्लैन को खिलाने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर हुआयंग देखती रहते हुए उसे बोलती है, हुआंगबो देखता रहता है उसे, फिर अपना ऑरा अनलिस्ट करते हुए बोलता है, इसी वजह से जब तक मास्टर हुआ आपको इजाजत नहीं देते मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दे सकता। और एक बड़े से चट्टान की तरह हुआयंग के सामने खड़ा हो जाता है। हुआयंग को रोकने के लिए हुआयंग काफी घबरा जाती है, बोलती है, हुआंगबो। तभी चूसांग बोलता है, चलो यही रोक देते हैं, ठीक है? हुआंगबो के पास जाकर बोलता है, अगर तू एक मर्द है तो तुझे अपनी ताकत उसे दिखाना चाहिए जो उसके काबिल हो। क्या तुझे नहीं लगता ये? हुआंगबो उसे देखकर बोलता है, क्या इसमें शामिल होते हैं बूढ़े लोग भी? हुआंगबो को अभी तक इसके एनर्जी का एहसास हुआ नहीं है, इसलिए ऐसा बोला है। चूसान बोलता है, बुजुर्गों के पास भी अपने गुण होते हैं। दोनों जन एक पल के लिए एक दूसरे को देखते रहते हैं। चूसान बोलता है मुस्कुराकर, चल ये बूढ़ा आदमी तेरा सामना करेगा। हुआंगबो अब समझ गया है उसकी ताकत को। थोड़ा सा पसीना छूटता है उसे, क्योंकि चूसान के ऑरा को सेंस कर लेता है। वो सोचता है ये एक मार्शल मास्टर है। बोलता है सर झुकाकर, मैं हुआंगबो चिनसियुंग, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? चूसान बोलता है, मैं हूँ एके चूसान। हुआंगबो समझ जाता है तुरंत ही, बोलता है, अगर आप एके चूसान हैं तो आप लायन आइलैंड से हो। चूसान अपने स्वॉर्ड को निकाला रहता है, देखता रहता है स्वॉर्ड को, बोलता है, मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि इस बच्ची के मास्टर के साथ मेरा छोटा सा रिश्ता है, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि कुछ ऐसा होगा। हुआनबो देखता रहता है एक पल के लिए, फिर बोलता है, सर मैं। उतने में ही हुआओगी पीछे से बोलता है, सर। चूसान देखता है उसे मुड़कर। हुआओगी बोलता है, मैं हूँ हुआओगी सिल्वर हेवन मैनर से। ये मामला मुझे और यंग लेडी को मिलकर सुलझाना है, तो कृपया करके आप थोड़ा इंतजार कर सकते हो। ये सुनकर चूसान बोलता है उसे, कैसा कायर है तू? ये सुनकर हुआओगी चौंक जाता है। क्या? चूसान बोलता है, इतनी भीड़ के साथ यहाँ आकर तू ये बताने की हिम्मत कर रहा है कि ये तुम दोनों के बीच का मामला है। ये सुनकर हुआओगी के पास कुछ भी शब्द नहीं रहता, समझ में नहीं आता क्या बोले उसे। यही बोलता है वो बस इतना ही बोलता है। उतने में ही सिल्वर हेवन मैनर का एक मेंबर चिल्लाकर बोलता है, चूसान को, तू हरामजादे, हमारे यंग मास्टर का अपमान करने का तूने हिम्मत भी कैसे किया? तू पागल बुड्ढे, बस तेरे पास मुंह है तो इसका मतलब ये नहीं है तू जैसे चाहे वैसे चला सकता है। हुआंगबो उसे देखकर घबरा जाता है, बोलता है उसे, रुक जा एक मिनट। मगर तब तक देर हो गया रहता है। चूसान को गुस्सा आ गया रहता है, बोलता है, तूने अभी क्या बोला? ये सुनकर वो मेंबर फिर से चिल्लाकर बोलता है, क्या मैं दोबारा कहूँ? और उसे देखकर हुआओगी घबरा जाता है, बोलता है, रुक जा। मगर वो सुनता नहीं है, वो बोलता रहता है, मैंने कहा तू पागल बुड्ढे। इतना बोलता ही है और इतने में ही वो बीच से कट जाता है। उसे पता भी नहीं चलता क्या हुआ और उसका मौत हो जाता है जगह पर। वो गिर जाता है नीचे। सभी लोग देखते हैं। हुआंगबो, हुआयंग, हुआओगी तीनों जन चौंक जाते हैं एकदम से। सबके पसीने छूटते रहते हैं और वही दूर से चूसांग को देखता रहता है पियोवॉल। बस सिर्फ देखता ही रहता है, कुछ भी करता नहीं। चूसांग देखता है हुआंगबो को, अपने स्वॉर्ड को ऊपर उठाता है। उसके सामने खड़ा रहता है हुआंगबो और हुआंगबो के पीछे रहता है हुआओगी, जो बहुत ही ज्यादा डर गया रहता है। हुआंगबो उसे बोलता है, कृपया करके आप पहले जाओ। हुआओगी घबराया हुआ बोलता है, लेकिन हुआंगबो बोलता है, ऐसा लगता है ये काफी गुस्से में है। चूसान हुआओगी को गुस्से से बोलता है, तुझे क्या लगता है तू कहाँ जा रहा है? मास्टर को अपने सबऑर्डिनेट्स की गलतियों का जिम्मेदारी लेना पड़ता है, क्या तुझे नहीं लेना चाहिए? ये सुनकर हुआओगी और भी ज्यादा डर जाता है, पसीने छूटते रहते हैं उसके। तभी हुआंगबो बोलता है चूसान को, यंग मास्टर हुआ का उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं उसका जिम्मेदारी लेता हूँ। चूसान हुआंगबो को देखता है, फिर उसके करीब आकर मुस्कुराकर कहता है, तू खुद को बहुत ज्यादा आंक रहा है। क्या तुझे लगता है जियांगहू में थोड़ा सा प्रसिद्धि हासिल करने के बाद तू इस बूढ़े आदमी के बराबर हो गया है? हुआंगबो बोलता है, मैं इस बात का कल्पना भी कैसे कर सकता हूँ, मैं बस यही इच्छा करता हूँ मेरे और आपके बीच में एक ड्यूल से आज का मुद्दा यही सुलझ जाए। चूसान ये सुनकर मुस्कुराकर बोलता है, मैं उम्मीद करता हूँ तेरे स्किल्स बराबरी कर पाए। हुआंगबो बाहर की तरफ हाथ दिखाकर बोलता है, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। चूसान बोलता है, चल फिर देखते हैं तू मेरी उम्मीदों पर खड़ा हो पाता है या नहीं। फिर कुछ समय के बाद बाहर देखते हैं हम, सभी लोग बाहर आ चुके हैं। चूसान देखकर चौंक जाता है, तो क्या तू इस रिंग के अंदर परिणाम तय करना चाहता है? हुआंगबो बोलता है, हाँ बिल्कुल सही। चूसान बोलता है, क्या तू ये सोच रहा था एक सीमित जगह पर मैं इस लोहे के टुकड़े को पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा? हुआंगबो बोलता है, नहीं ये बात नहीं है, मैं बस डुएल से होने वाले नुकसान को कम से कम करना चाहता हूँ। चूसान बोलता है, जो व्यक्ति उसके आधी उम्र से भी ज्यादा है वो अपने कीड़े जैसे मास्टर के लिए जानलेवा इरादे उगल रहा था, उसके लिए उसके हिसाब से तू ज्यादा समझदार है। खैर ठीक है, जैसा तू कह रहा है वैसा ही सही। ये
सब देखकर सभी लोग वहाँ पर बातें करते रहते हैं। क्या लगता है तुझे कौन जीतेगा? दूसरा बोलता है ये तो जाहिर सी बात है, AK चूसान। हुआंगबो अच्छा है, लेकिन क्या वो सच में लायन आइलैंड के खिलाफ जा सकता है? वैसे भी क्या ये नहीं कहा जाता है हुआंगबो का हेवनली किंग ट्रिपल फिस्ट स्ट्राइक इनकम्प्लीट है, इस लेवल पर ये मुश्किल होगा। दूसरा बोलता है बिल्कुल, तो मैं दाव लगाता हूँ चूसान के जीत पर, और तुम किस पर लगाते हो? दूसरा बोलता है मैं भी चूसान पर ही लगाता हूँ। ये सुनकर पहला वाला हंसकर बोलता है तू कमीने, फिर ये शर्त कैसे हो सकता है? और इन दोनों के पीछे खड़ी रहती है हुआयांग। सोचती है ये सोचना भी गलत है कि ये लोग इस डुएल को सट्टेबाजी का मनोरंजन मानेंगे। ये हुआंगबो के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस बार कुछ भी कर नहीं सकते। घमंडी सिल्वर हेवन मैनर को और बाकी सभी को ये दिखाना होगा कि वेडेंट ब्लेड हॉल अभी भी जिंदा है और अच्छे से चल रहा है। और कुछ समय के बाद हम देखते हैं डुएल के अंत में बारिश होने लगता है, और यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं वो सब लोग दृश्य देखकर चौंक जाते हैं, घबरा जाते हैं पूरी तरह। उन्हें लगा भी नहीं रहता कि कुछ ऐसा होगा। देखते रहते हैं सामने जमीन पर बहुत सारा खून बह रहा है और स्वॉर्ड के छोटे छोटे टुकड़े हैं उस पर। पियोल वहीं पर खड़ा होकर देखता रहता है। हुआ ऑगी और हुआयांग दोनों जन ये देखकर पूरी तरह हैरान रहते हैं, ये क्या हो गया? अब हम कुछ समय पहले का देखते हैं जब ड्यूएल शुरू होने वाला था। चूसान रिंग को देखकर बोलता है, लेकिन हुआंगबो देखता है। चूसान बोलता है अगर एक कदम भी रिंग के बाहर होगा तो इसका मतलब हार है। हुआंगबो बोलता है अगर आपकी इच्छा है कदम बाहर रखने का तो आप रख सकते हो, और अपना ऑरा अनलीश करता है। चूसान बोलता है मैं तुम्हारे जैसे ही बहादुरी दिखाते हुए इसे अंत तक पूरा करूंगा। अगर तुम्हें लगे कि तुम मरने वाले हो तो तुम रिंग के बाहर कदम रख सकते हो। दोनों जन अपना ऑरा अनलीश करते हैं। चूसान अपनी स्वॉर्ड को निकालता है। आमने सामने खड़े रहते हैं लड़ने के लिए दोनों जन। फिर हुआंगबो पंच मारने जाता है चूसान को, तो चूसान अपनी स्वॉर्ड से स्वॉर्ड स्लैश मारने जाता है हुआंगबो को। हुआंगबो के करीब जैसे ही स्वॉर्ड आता है हुआंगबो बगल होता है और अपने एक हाथ से स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। चूसान ये देखकर थोड़ा हैरान रहता है। उतने में ही हुआंगबो एक जोरदार पंच मारता है चूसान के पेट में। चूसान हवा में उछल जाता है। चूसान उस पंच के इम्पैक्ट से बाहर न जाए इसलिए हुआंगबो के एल्बो पर हाथ लगाता है और अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। स्वॉर्ड को पकड़कर हवा में ही स्विंग कर देता है हुआंगबो के ऊपर, मगर हुआंगबो भी देख लेता है। स्वॉर्ड को डिफ्लेक्ट कर देता है अपने हाथों से। चूसान का स्वॉर्ड जमीन में घुसा है। हुआंगबो भी घुटने पर आ गया है। दोनों जन रिंग के अंदर ही हैं। चूसान अपने स्वॉर्ड को पकड़े हुए बैठा रहता है। हुआंगबो तुरंत ही खड़ा होता है पंच मारने के लिए, और फिर हुआंगबो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो इनकम्प्लीट है, फिर भी एक जोरदार पंच मारता है। चूसान उस पंच को अपने स्वॉर्ड से ही ब्लॉक कर लेता है। हुआंगबो यहीं पर नहीं रुकता, अपने पंच में और भी ऑरा कंडेंस कर लेता है। पूरे फोर्स से अटैक किया रहता है। चूसान वहीं पर बैठकर उस अटैक को रोका रहता है। हुआंगबो एक अटैक करने के बाद तुरंत ही ऊपर की तरफ जंप मारता है। चूसान नीचे ही रहता है, देखता है उसे, तो हुआंगबो एक पंच मारने जा रहा है ऊपर से नीचे की तरफ। चूसान तैयार हो जाता है स्वॉर्ड स्लैश मारने के लिए, और अब दोनों जन एक साथ में एक दूसरे के ऊपर हमला करने वाले हैं। दोनों जन का अटैक एक दूसरे से क्लैश होने वाला है। हुआंगबो का पंच आता है चूसान की तरफ, तो चूसान का स्वॉर्ड आता है हुआंगबो के पंच की तरफ। जैसे ही क्लैश होता है चूसान अपनी स्वॉर्ड को स्विंग कर चुका रहता है, मगर हुआंगबो के पंच की वजह से चूसान के स्वॉर्ड के टुकड़े हो गए रहते हैं जो हमें हवा में दिखते हैं। अब हम आते हैं प्रेजेंट में। बारिश जोरदार हो रहा है। हम देखते हैं तो हुआंगबो का हाथ कट कर दूसरी जगह गिरा पड़ा हुआ है। चूसान उसके सामने ही खड़ा रहता है और चूसान जीत चुका है। ये देखकर हुआओगी बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, सभी लोग चलो वापस चलते हैं जल्दी से। और हुआंगबो को यहीं पर छोड़कर ये लोग चले भी जाते हैं। हुआंगबो घुटने पर बैठा रहता है जमीन पर। चूसान उससे बोलता है वो काफी मजेदार था, सच में कमाल का। चूसान का स्वॉर्ड टूट चुका है। चूसान इतना बोलकर यहाँ से जाने लगता है, और वही हुआंगबो के बगल से गुजरती रहती है हुआयांग। देखती है हुआंगबो को जो घुटने पर बैठा हुआ है सर लटकाए हुए। हुआयांग कुछ भी बोलती नहीं है, यहाँ से चली जाती है। हुआंगबो को देखकर सब लोग बातें करने लगते हैं। जैसा हमें उम्मीद था लायन ब्लेड्समैन से 20 सेकंड में ही ये साफ हो गया था। सच में कमाल का, किसे पता था मैच इस तरह से खत्म होगा। हुआंगबो सर झुकाए हुए बोलता है अगर मैंने हेवनली किंग ट्रिपल फिस्ट स्ट्राइक को पूरा कर लिया होता तो ये नतीजा शायद नहीं होता। आसमान की तरफ देखकर चिल्लाकर बोलता है अगर मैंने खोए हुए हेवनली किंग ट्रिपल फिस्ट स्ट्राइक को वापस हासिल कर लिया होता और पैसे की जगह मार्शल आर्ट्स को चुना होता तो क्या चीजें सच में इससे अलग होती थी। और ये सब कुछ बोल रहा है पियोवॉल को देखकर, क्योंकि पियोवॉल उसके सामने खड़ा है। बोलता है पियोवॉल क्या तू इस तरह से ही हार मान लेगा? हुआंगबो के आंखों से आंसू गिरता रहता है। रोते हुए बोलता है तुम क्या चाहते हो मैं क्या करूं? मैंने मेरा हाथ खो दिया है। पियोवॉल बोलता है फिर से शुरू कर। ऐसा नहीं है कि तू अपने सारे मार्शल आर्ट्स को खो दिया है। अगर तू इसके लिए ट्रेनिंग करे तो क्या तू अपने टेक्निक्स को एक हाथ से ही नहीं कर सकता? ये सुनकर हुआंगबो हंसते हुए बोलता है ये तुम्हारे लिए कहना आसान है, लेकिन क्या ये
ये मुमकिन भी है? पियोल बोलता है, अंत में ये फैसला लेने वाला कि तू अंधकार में फंसे रहेगा या फिर जिंदा बचकर निकलेगा, इसका फैसला तू खुद ही लेगा। हुआनबो ये सुनकर हंसता रहता है, मगर पियोल की आंखों में देखता है तो उसे पता चल जाता है पियोल मजाक नहीं कर रहा है। पियोल को देखकर बोलता है तुम, फिर अपना सर झुका लेता है पियोल के सामने। पियोल वहीं पर खड़ा रहता है, बोलता है पियोल से, हुआनबो कृपया करके मेरी मदद करो। तुमने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वास्तव में कोई ना कोई तरीका होगा, कृपया मेरी मदद करो। अगली सुबह हम देखते हैं सिल्वर हेवन मैनर में मैनर मास्टर को ये सब कुछ पता चलता है, और ये सब कुछ सुनने के बाद सिल्वर हेवन मैनर मास्टर हुआ यूचियन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। टेबल पर अपना हाथ जोर से पटकते हुए बोलता है तू मूर्ख। हुआ ओगी उसके सामने घबराया हुआ खड़ा रहता है। हुआ यूचियन बोलता है गुस्से से उसे, ये सोचना कि तू हुआनबो जैसे किसी शख्स को बीच राह में छोड़ देगा बस खाली इसलिए क्योंकि उसने एक अपना हाथ खो दिया। तुझे एहसास भी है तूने जो किया है दूसरों की नजरों में कितना गिरा हुआ है। अगर कोई मास्टर अपने सबऑर्डिनेट को इतनी आसानी से त्याग देता है तो उस मास्टर के लिए कौन वफादार रहेगा। हुआ ओगी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ रहता है, बोलता है मुझे माफ कर दो फादर। हुआ यूचियन खड़े होकर बोलता है मैं तुझे देख भी नहीं सकता, मेरी नजरों के सामने से चले जा, वापस आने का सोचना भी नहीं जब तक तू हुआनबो को लेकर नहीं आता। हुआ ओगी डर कर यहाँ से जाता है, यही बोलता है ठीक है सर। फिर हुआ यूचियन माय बुलगुन को बोलता है सुनो चीफ माय। माय बुलगुन बोलता है हाँ मैनर मास्टर। हुआ यूचियन बोलता है ऐसा लगता है मेरे नालायक बेटे को हुआनबो को ढूंढने में थोड़ा समय लगेगा। आए हुए गेस्ट को बोल दो बैंक्वेट का तारीख आगे बढ़ा दिया गया है और ये पक्का करे कि उनके देखभाल में कोई भी कमी ना आए। माय बुलगुन बोलता है समझ गया सर, और वही छत के ऊपर बैठकर सुनता रहता है पियोल ये सब कुछ। सोचता है हुआ ओगी हुआनबो को दोबारा कभी ढूंढ नहीं पाएगा क्योंकि उसने पहले ही उस रास्ते को चुन लिया है जिस पर उसे चलना है। पिछली रात को हम देखते हैं पियोल पट्टियां बांधता रहता है हुआनबो के कटे हुए हाथ पर, मेरा मतलब कंधे पर, ताकि उसका खून रुक जाए, और अपने थ्रेड्स का इस्तेमाल किया रहता है उसके एनर्जी को दूसरे हाथ में डालने का। करके बोलता है सब हो गया। हुआनबो काफी दर्द में रहता है, देखता है अपने हाथ को। पियोल बताता है उसे मैंने तुम्हारे एनर्जी फ्लो को जो राइट हैंड में जा रहा था उसे ब्लॉक करके लेफ्ट हैंड में कर दिया है, और ऐसा किया है जिससे तुम कंसंट्रेट कर सकते हो स्ट्रेंथ को अपने लेफ्ट हैंड में। हुआनबो अपने एनर्जी को अपने लेफ्ट हैंड में स्ट्रेंथ करके देखता है तो उसका हाथ और से ग्लो होता रहता है। हुआनबो के आंखों से आंसू गिरता रहता है क्योंकि उसे लगा था कि उसने सब कुछ खो दिया है। पियोल को देखकर बोलता है रोते हुए सच में बहुत बहुत धन्यवाद, मैं कसम खाता हूँ इस कर्ज को जरूर उतारूंगा। पियोल उसे देखकर सोचता है पहली बात मेरे पास कोई वजह ही नहीं था कि मैं इसका मदद करूं, बात सिर्फ इतना था कि मैंने उसे देखा था निराश होकर लड़ते हुए, उसकी वजह से एक पुराना चेहरा जिसे मैं भूल गया था वो मेरे मन में आया। प्रेजेंट में हम देखते हैं वही घर के ऊपर बैठा रहता है पियोल आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है बीज को बो दिया गया है, अब मुझे बस इंतजार करना है और ये देखना है कि ये पेड़ किस तरह का होगा। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं बैंक्वेट का दिन आ चुका है, सारे गेस्ट हॉल में रहते हैं, बैंक्वेट शुरू होने का इंतजार करते रहते हैं। जान ग्राहक को देखते हैं हम, वहीं पर खड़ा रहता है, तभी उसे आवाज आता है। वो जान ग्राहक देखता है कहाँ से आवाज आ रहा है, और ये व्यक्ति है लिम ताइमुन। खुद का परिचय देता है ये, मैं हूँ लिम ताइमुन, सिंधो हॉल से, आपसे मिलना सम्मान की बात है। जान ग्राहक देखता है उसे तो सोच में पड़ जाता है कौन है ये। लिम ताइमुन जान ग्राहक के करीब आकर हंसते हुए बोलता है ऐसा लगता है तुमने नाम सुना नहीं है, सिंधो हॉल मिस्टिफाइंग फिंगर्स सेक्ट के सिद्धांतों का पालन करता है, तो समझ सकता हूँ कि तुम हमारे बारे में नहीं सुने होगे। जान ग्राहक बोलता है अगर ये मिस्टिफाइंग सेक्ट है तो इसका मतलब वो सेक्ट जो खुद को छुपाए रखता है लोगों की नजरों से। लिम ताइमुन बोलता है बिल्कुल सही, सिंधो हॉल एक बार खड़ा हुआ था फ्रंट लाइंस में ग्रेट डिमोनिक वॉर के समय और बहुत सारा नुकसान झेला था, और बोलने ही जाता है वैसे ही उसका नजर जाता है पियोल और सोमा के ऊपर। देखकर जान ग्राहक से पूछता है वो दोनों तुम्हारे पीछे कौन है। जान ग्राहक पीछे मुड़कर देखता है तो ये पियोल और सोमा है, देखकर ही घबरा जाता है। ओ बोलता है ये मेरे साथी है जो हमारे साथ डेंजू जाएंगे। लिम ताइमुन बोलता है कहीं आप मेरा परिचय तो नहीं कराओगे उनसे। ये सुनकर जान ग्राहक और ज्यादा घबरा जाता है, पसीने छूटने लगते हैं उसके। लिम ताइमुन उसे देखकर सोचता है ये कैसा प्रतिक्रिया है, ये उनकी वजह से इतना परेशान क्यों है। इतना सोचकर खुद ही आगे बढ़ता है पियोल की तरफ। जान ग्राहक उसे देखता है तो एकदम चौंक जाता है। लिम ताइमुन पियोल से बोलता है अगर कोई दिक्कत ना हो तुम्हें तो मैं अपने आप का परिचय देना चाहूंगा तुम्हें। पियोल देखता है उसे। लिम ताइमुन बोलता है मैं हूँ लिम ताइमुन, अब जब इस बैंक्वेट में हमें किस्मत ने साथ में लेकर आया है तो क्यों ना हम एक दूसरे के साथ अपना नाम बांटे। पियोल उसे देखता ही रहता है, कुछ बोलता नहीं। पियोल को ना बोलते हुए देख लिम ताइमुन बोलता है तुम चुप क्यों हो, अब ये नहीं कहना तुम इनकार कर रहे हो मुझसे बात करने के लिए। ये सुनकर पीछे खड़ा हुआ जान ग्राहक और भी ज्यादा डर जाता है, घबराते हुए यही बोलता है हे लिम ताइमुन। उतने में ही पियोल अपना नाम बता देता है पियोल। लिम ताइमुन सुनकर बोलता है हाँ। पियोल बोलता है ये मेरा नाम है। सोमा
सोमा लिम ताइमुन को देखता रहता है। फिर लिम ताइमुन अकड़ते हुए बोलता है, तो आखिर में तेरे पास जवान है, तू अपने मुंह को बंद करके रखा था, इसलिए मुझे लगा कि तेरी जवान को काट दिया गया है। ये सुनकर जानकारक एकदम ही डर जाता है, यही सोचता है अब क्या होने वाला है, कहीं ये मारा ना जाए। उतने में ही सबको आवाज आता है, हॉल लीडर आ रहे हैं। हॉल लीडर हॉल में आता है, अंदर आकर खड़ा होकर सभी को देखता रहता है। सभी लोग सर झुकाकर ग्रीट करते हैं हॉल लीडर को। हुआ यूचियोन हंसते हुए बोलता है, सभी लोग कृपया करके बैठ जाओ। लीडर के आने की वजह से लिम ताइमुन पियोवल से और कुछ बोल नहीं पाता, चिढ़कर यहाँ से चले जाता है। ये देखकर जानग्राक को बहुत ही ज्यादा राहत मिलता है, मैं बच गया। हॉल लीडर एकदम सही समय पर आए, एक बदमाश की वजह से हम पर लगभग विपत्ति आ ही गया था। कहा जाता है वो ऑगी का करीबी दोस्त है ये, और थोड़ा संत की है, इसका जितना जीवन है ये उतना जी नहीं पाएगा। फिर सोमा पियोवल से धीरे से पूछता है, क्या मैं इसे मार दूं? पियोवल भी धीरे से बोलता है, जब हम इससे दोबारा मिलेंगे तब। सोमा ये सुनकर खुश हो जाता है, आप सच कह रहे हो? जानग्राक दोनों की बातें सुनकर एकदम से डर जाता है। हुआ यूशियन सभी को बोलता है, धन्यवाद सभी को, अपना समय निकाल कर इतनी मुश्किलों से यहाँ पर आने के लिए। अब आराम करो। और उतने में ही माई बुलगुन आकर बोलता है, हॉल लीडर के पास जाकर कान में बोलता है, हॉल लीडर एक दिक्कत हो गया है, लेडी मॉक गाय वो, और यहाँ से मॉक गाय भाग चुकी है। हुआ यूजियन ये सुनकर चौंक जाता है एकदम से, तुमने अभी क्या कहा? चिल्लाकर गुस्से से बोलता है, उस लड़की को तुरंत ही पकड़ो। हम देखते हैं जंगलों में जहाँ से इस समय मॉक गाय भाग रही है और उसके साथ में है मुगोम। बोलता है गाय से, गाय क्या तुम ठीक हो? हमें यहाँ पर आराम करना चाहिए थोड़ा सा। गाय भागते हुए बोलती है, नहीं मैं थोड़ा और बर्दाश्त कर सकती हूँ, अगर हम लोग आराम किया तो हम अपनी निशा पीछे छोड़ेंगे और वो लोग हमें आसानी से ढूंढ पाएंगे। भले ही मैं बेहोश हो जाऊं थकान से, हमें आराम नहीं करना चाहिए कभी। ये सुनकर मुगोम देखता है गाय को। गाय बोलती है, मैं कभी भी हुआ यूचियोन की रखेल नहीं बनना चाहती थी, मैं तो सिर्फ डर की वजह से आई थी, मुझे सब पता था और मैंने इसके लिए खुद को तैयार कर लिया था। हुआ यूचियोन की रखेल बनने पर मुझे प्यार की कोई भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन दोनों को सामने से देखकर मुझे एहसास हुआ कि वो लोग सच में कितने भयानक हैं। उन दोनों का चेहरा याद करके ही गाय की आंखों से आंसू गिरने लगता है। बोलती है, उनके लिए जब तक उनके पास ये स्वॉर्ड है, मेरी जिंदगी उनके लिए कुछ भी नहीं है। वो लोगों ने मेरे क्लैन का जो मदद करने का वादा किया है वो भी कचड़ों के टुकड़े में पाया जाएगा। मुगोम को देखकर बोलती है, मैंने अपने प्यार को क्यों छोड़ा और इतने दूर तक यहाँ पर क्यों आई? मुगोम ये सुनकर उसे देखने लगता है। गाय बोलती है, क्या ये ठीक होगा अगर मैं तुम्हारे साथ रहने का चुनाव करूं? मुगोम पूरी तरह चौंक जाता है, गाय के मुंह से ये शब्द सुनकर देखता रहता है उसे। फिर बोलता है भागते हुए, मुझे पहले क्यों ये एहसास नहीं हुआ? गाय सुनकर बोलती है, क्या? मुगोम बोलता है, मैंने यही सोचा था कि अपने भावनाओं को दबाकर तुम्हारे बगल से हट जाऊं तो सबसे अच्छा यही होगा। तुम्हारे भावनाओं को अंत तक सुरक्षित रखना। भले ही मैं तुम्हारी भावनाओं को जानता था, अब जब तुमने हिम्मत जुटा लिया है तो मैं भी अब और नहीं भागूंगा। गाय, मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। और यहीं पर भागते हुए दोनों जन एक साथ में हमेशा के लिए रहने का सोच लेते हैं। यहाँ से भागते रहते हैं। देखते ही देखते शाम होने को आ गया है। हम देखते हैं जंगल में ही एक बड़े से चट्टान के ऊपर चूसान और हुआयंग दोनों जन उस पर खड़े रहते हैं। देखते रहते हैं जंगल में ही। चूसान हुआयंग को बोलता है, क्या तुम्हें इस चीज को लेकर एकदम सही लग रहा है? काफी नुकसान होगा। और वही हुआयंग के लोग जंगल में खड़े रहते हैं और ये सभी लोग ढूंढते रहते हैं गॉनबू स्वॉर्ड को। सब लोग यही बोलते हैं, जल्दी से गॉनबू स्वॉर्ड को ढूंढो। सिल्वर हेवन मैनर के पहले हुआयंग चुनसांग से बोलती है, हमें जोखिम उठाना होगा। अगर अभी हम पीछे हटे तो वेरिडेंट ब्लेड हॉल कभी भी सिल्वर हेवन मैनर को हरा नहीं पाएगा। और वही जंगल में सिल्वर हेवन मैनर के लोग और वेरिडेंट ब्लेड हॉल के लोग एक दूसरे से टकराते हैं। सिल्वर हेवन मैनर के लोग देखकर बोलते हैं, क्या वेरिडेंट ब्लेड हॉल के फोर्सेस यहाँ पर है? वेरिडेंट ब्लेड हॉल बोलते हैं, ये सिल्वर हेवन मैनर है, हमला करो। दोनों जन एक दूसरे को देखकर एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं। हुआयंग चूसान से बोलती रहती है, सिल्वर हेवन मैनर जानता है कि हम लोग इसमें हैं, इसलिए वो सब कुछ लगा दे रहे हैं गॉनबू स्वॉर्ड को ढूंढने के लिए सबसे पहले, इसलिए हमें उनका मुकाबला करना चाहिए और इसी तरह से जवाब देना चाहिए। वेरिडेंट ब्लेड हॉल्स के मेंबर पीछे दो खड़े रहते हैं। उनसे बोलती है हुआयंग, हमारे बचे हुए सारे फोर्सेस को इकट्ठा करो। ये सुनकर वो दोनों तुरंत ही आगे बढ़ जाते हैं सारे फोर्सेस को इकट्ठा करने के लिए। चूसान देखता रहता है हुआयंग को, फिर जंगल में देखते हुए बोलता है, ये कितना बड़ा मूर्खता है। और वही हम दूसरी जगह देखते हैं, जंगलों के रास्तों से ही पियोवल मर्चेंट ग्रुप के साथ यहाँ से रवाना हो जाता है, जाता रहता है यहाँ से। तभी सोमा बोलता है पियोवल से, मुझे आशा है वो लेडी पकड़ी ना जाए। पियोवल वहीं पर बैठा रहता है। सोमा बोलता है, जब मैं उससे दोबारा मिलूंगा तो मैं उससे बोलूंगा मेरे लिए बहुत सारा जर्की बनाए। पियोवल वहीं पर बैठा हुआ है, कुछ भी बोलता नहीं है, उसके मन में बहुत कुछ चलता रहता है। तभी जानग्राक पियोवल को देखकर बोलता है, पियोवल देखता है उसे। जानग्राक बोलता है, अचानक से जाने का फैसला लेने के लिए मुझे माफ करना। पियोवल बोलता है, सब ठीक है, सिल्वर हेवन मैनर और वेरिडेंट ब्लेड हॉल के बीच का जंग शुरू हो
चुका है, इससे पहले हालात और बदतर हो जाए, चुपचाप यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। जानग्राक बोलता है अब से हम जितना हो सके उतने जंग से बचने की कोशिश करेंगे और हैनन प्रोविंस में डैंजोक पार करेंगे सड़क के रास्ते। यांगजी रिवर को पार करने में जो लगने वाले समय है उसको छोड़कर हम बिना रुके सवारी करेंगे, इसलिए ये थोड़ा थका देने लायक होगा। पियोवल बोलता है चिंता मत करो, अब जब रास्ता तुम पार करा रहे हो तो सब ठीक होगा, आखिर में गाइड करने में तुम बहुत अच्छे हो। ये सुनकर जानग्राक चौंक जाता है। ओह ठीक है, अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुशी होता है उसे। ऐसे शब्द बोलता है तो मैं यात्रा करते करते रास्ता बताता हूँ। वैसे ही उसे आगे से कुछ आवाज आता है, पियोवल को बताने जाता है मगर जानग्राक कुछ भी बता नहीं पाता आवाज आने की वजह से। मार्चेंट का एक मेंबर बोलता है यहाँ पर, कृपया करके यहाँ पर देखो। जानग्राक आगे जाकर देखता है तो एकदम हैरान रहता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाशें हैं और जानग्राक के पीछे रहता है पियोवल, पियोवल के पीछे सोमा। पियोवल आगे जाता है, आगे जाते जाते देखता है सब कुछ, उसके पीछे जाता है सोमा। जानग्राक पियोवल को आगे जाते हुए देखकर बोलता है सर, मगर पियोवल अब कहाँ रुकने वाला, यहाँ से वहाँ देखता रहता है सभी को। सोमा भी पीछे पीछे आता है, आगे जाता रहता है, तभी उसे कुछ एहसास होता है। आगे जाकर झाड़ियों के उस पार देखता है तो एक चट्टान है और चट्टान पर टेकल लेकर बैठा हुआ है मुगोम, जो बहुत ही ज्यादा जख्मी है। पियोवल मुगोम के करीब जाता है, मुगोम की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। मुगोम बोलता है पियोवल से गाय को बचाओ। मुगोम उठने की कोशिश करता है मगर उसका पूरा शरीर कांपता रहता है। पियोवल उसे देखता रहता है खड़े होकर, फिर मुगोम अपना सर पियोवल के कदमों पर रखकर बोलता है कृपया करके गाय को बचाओ। सोमा मुगोम को देखता है, पियोवल भी देखता रहता है। मुगोम बोलता है रोते हुए गाय वो बहुत दैन्य बच्ची है, वो अपने क्लैन के लिए खुद का बलिदान देने जा रही थी और बस अभी अभी उसने शुरू किया था खुद के लिए जीना। तभी मुगोम को खांसी आता है, उसके मुंह से खांसते हुए बहुत सारा खून निकलता है। पियोवल का पैर पकड़कर बोलता है मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, कृपया करके बचाओ उसे। पियोवल बोलता है मैं एक असासिन हूँ, किसी को बचाना ये मैं नहीं करता। ये सुनकर मुगोम पियोवल को देखकर बोलता है तो मैं तुम्हें कमीशन दूंगा। पियोवल सुनकर बोलता है एक कमीशन और पेमेंट। मुगोम बोलता है सारे दुश्मनों को मार दो जो मॉक गाई के पीछे पड़े हैं, मैं कमीशन में मेरी जिंदगी और गॉनबूस सॉर्ड को देता हूँ। पियोवल सुनकर बोलता है दी गॉनबूस सॉर्ड, तू काफी दिमाग वाला है, क्या ये जंगल मौत का जंगल बनने का कारण वो गॉनबूस सॉर्ड ही तो नहीं है? तो तुमने फैसला लिया है मुझे देने का, उन लोगों को जड़ से खत्म करने के बाद जो मॉक गाई के पीछे पड़े हैं। दिलचस्प, मैं स्वीकार करता हूँ ये कमीशन। अब यहाँ से शुरू होगा मौत का खेल। वही हम दूसरी जगह देखते हैं, मॉक गाई सॉर्ड को लेकर भागती रहती है सभी से बचते हुए, बहुत ही ज्यादा थक गई रहती है, एकदम से हांफती रहती है मगर वो कहीं भी रुकती नहीं, भागते भागते सोचती है मुगोम कृपया करके जिंदा रहना, मैं वापस तुम्हें बचाने आऊंगी फिर चाहे कुछ भी हो जाए। उतने में ही मॉक गाई के बगल से एक नाइफ गुजरता है तेजी से, या डैगर ही कह सकते हैं, मगर मॉक गाई बच जाती है। वो डैगर सीधा जाकर पेड़ में घुस जाता है। मॉक गाई पीछे मुड़कर देखती है एकदम डरे हुए, उसके आंखों से आंसू गिरते रहते हैं और मॉक गाई के पीछे खड़ा है हुआ ऑगी मुस्कुराते हुए बोलता है मॉक गाई कृपया करके हमें माफ करना ऐसा करने के लिए। हम देखते हैं हुआ ऑगी अकेला नहीं आया है, उसके साथ में 3 लोग और आए हैं। हुआ ऑगी बोलता है मैंने कितनी बार तुम्हें बुलाया लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया, इसलिए तुम्हारा ध्यान इस तरह से खींचने के अलावा मेरे पास कोई और चुनाव नहीं था, अब कृपया करके मेरे साथ वापस चलो। मॉक गाई चिल्लाकर बोलती है मैं तुम्हारे साथ कभी वापस नहीं जाऊंगी, भले ही मैं यहाँ पर मर जाऊं। इतना बोलकर अपने कपड़े से डैगर निकालती है एक। हुआ ऑगी देखकर बोलता है ओ तो फिर अब कुछ कर नहीं सकते। अपने सबॉर्डिनेट को बोलता है गॉनबूस सॉर्ड को लेकर आओ यहाँ पर। सबॉर्डिनेट बोलता है हाँ सर और जाता है आगे। वैसे ही उसे लिम ताइमुन रोक देता है। 1 मिनट। हुआ ऑगी देखता है लिम ताइमुन को। लिम ताइमुन बोलता है अपने सॉर्ड को सीध से निकालते हुए ये मुझ पर छोड़ दो, मैं गॉनबूस सॉर्ड खुद से लेकर आता हूँ। इतना बोलकर सॉर्ड से अटैक करने के लिए गाय की तरफ बढ़ जाता है तेजी से। गाय वहीं पर खड़ी रहती है घबरा जाती है उसे करीब से आते हुए देखकर, मगर जैसे ही लिम ताइमुन अपनी सॉर्ड को स्विंग कर देता है गाय के ऊपर, गाय अपने डैगर से उसके सॉर्ड को ब्लॉक कर देती है। बहुत मुश्किल से कर पाती है क्योंकि गाय पहले से ही जख्मी रहती है। लिम ताइमुन बोलता है उसे तो ये यंग लेडी है एक मार्शल क्लैन की, कमाल का, चलो देखते हैं उस खजाने का तुम कब तक रक्षा कर पाती हो। गाय का हाथ कांपता रहता है उसके सॉर्ड को रोके हुए, सोचती है मैं क्या करूं, मेरे बगल में जो चोट लगा है उसकी वजह से मैं हाथ में ताकत इकट्ठा नहीं कर पा रही हूँ, इस तरह नहीं। और कैसे भी करके लिम ताइमुन के उस सॉर्ड अटैक को पीछे कर देती है। सोचती है कोई कृपया करके मेरी मदद करो। उतने में ही पेड़ के ऊपर से उसे आवाज आता है क्या मैं तुम्हारे लिए इन सबको मार दूं? यह आवाज सुनकर गाय फिर से चौंक जाती है। गाय और लिम ताइमुन दोनों जन ऊपर देखते हैं कि ऊपर कौन है। गाय तो आवाज से ही पहचान गई रहती है, मगर जब देखती है ऊपर तो उसे विश्वास हो जाता है
ये सोमा है। गाय को काफी राहत मिलता है। सोमा हाथ दिखाकर बोलता है, हे लेडी। सोमा को यहाँ पर देख कर लिम ताइमन बोलता है, क्या वो बच्चा, वो यहाँ पर कैसे? लेकिन इसका चेहरा जाना पहचाना लग रहा है, मैंने इसे पहले कहाँ देखा है? सोमा गाय से पूछता है, जवाब दो लेडी। गाय के आंखों से आंसू गिरता रहता है। सोमा को देखकर रोते हुए बोलती है चिल्लाकर, हाँ इन सबको मार दो, इन सभी लोगों को। और सोमा इसी शब्द का तो इंतजार कर रहा था। ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, हंसता है वो, और अब सोमा इन सभी को मारे। तो दोस्तों मुझे पता है ये गलत टाइम पे मैंने एंड किया है, लेकिन एक चैप्टर में कवर नहीं होता क्योंकि पीओएल का भी फाइटिंग सीन है इसमें, इसीलिए यहाँ पर एंड किया हूँ ताकि आप लोग सेकंड पार्ट में पूरा फाइटिंग सीन देख सको। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक करके जाओ, कमेंट करके जाओ और वीडियो को हाइप करके जाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में।